नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं कन्हैया कुमार की आत्मकथा पर, जिसका शीर्षक है फ्रॉम बिहार टू तिहाड़, माय पॉलिटिकल जर्नी। हमारे पास इस किताब का एक अच्छा खासा सारांश है। ये किताब 2016 में आई थी और इसे खुद कन्हैया कुमार ने लिखा है। तो आज हम इसी सारांश के जरिए उनकी जिंदगी, उनकी सोच, उनके सफर को समझने की कोशिश करेंगे। मतलब बिहार के एक छोटे से गांव से जेएनयू तक, फिर वो छात्रा राजनीति, वो विवाद, तिहाड़ जेल का अनुभव और उनकी विचारधारा क्या है, जैसा भी सारांश में बताया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं इस पर एक गहरी बातचीत। पहले उनके बचपन और उनकी पृष्ठभूमि की बात करते हैं। सारांश में लिखा है कि कन्हैया बेगूसराय जिले से हैं, परिवार गरीब था, पिता बीमार रहते थे, आर्थिक तंगी थी। और सारांश कहता है कि गांव की इसी मुश्किल जिंदगी ने उन्हें संघर्ष करना सिखाया और सोचने पे मजबूर किया, मतलब संघर्षशील और विचारशील बनाया। ये जो बात है कि संघर्ष से विचार बनते हैं, क्या ये हमें उनके राजनीतिक झुकाव के बारे में कुछ शुरुआती संकेत देता है, जैसा सारांश बता रहा है? ये एक दिलचस्प नुक्ता है जिस पर सारांश जोर दे रहा है। देखिए, अक्सर ऐसा होता है, खासकर भारत में, कि जब किसी की कहानी बताई जाती है तो ये दिखाया जाता है कि कैसे शुरुआती जीवन के जो अभाव थे, जो मुश्किलें थीं, वही उनकी राजनीतिक चेतना की नींव बनी। ये वामपंथी या सामाजिक न्याय की राजनीति करने वालों की जीवनियों में अक्सर मिलता है। तो सारांश का ये कहना कि वो संघर्षशील और विचारशील बने, ये सिर्फ एक फैक्ट नहीं है। ये एक तरह से उनकी जो राजनीतिक यात्रा है उसको एक वैधता, एक मॉरल ग्राउंड देने की कोशिश भी हो सकती है कि भाई उनकी राजनीति कोई हवाई चीज नहीं है, बल्कि वो जमीनी हकीकत से, निजी अनुभव से निकली है। ये पाठक को एक फ्रेमवर्क देता है समझने के लिए। बिल्कुल। मतलब ये सिर्फ बैकग्राउंड नहीं है, बल्कि उनके पॉलिटिकल कैरेक्टर की बुनियाद की तरह इसे पेश किया गया है ना? कह सकते हैं। अच्छा, इसके बाद सारांश उनकी पढ़ाई पर आता है, खासकर जेएनयू, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में उनका दाखिला। सारांश के हिसाब से जेएनयू ही वो जगह थी जहां उनको आइडियोलॉजी, डिबेट और एक्टिव स्टूडेंट पॉलिटिक्स का, जिसे कहते हैं, असल अनुभव हुआ। यहीं वो एआईएसएफ, ऑल इंडिया स्टूडेंट्स फेडरेशन से जुड़े और 2015 में जेएनयूएसयू यानी जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष भी चुने गए। जेएनयू का नाम आते ही भारतीय राजनीति में एक खास इमेज उभरती है। सही बात है। सारांश उनके जेएनयू अनुभव को कैसे दिखाता है? देखिए, जेएनयू को तो हमेशा से ही अकादमिक माहौल के साथ साथ तीव्र राजनीतिक सक्रियता और वैचारिक बहसों का गढ़ माना जाता रहा है। तो सारांश का ये कहना है कि यहीं उन्हें विचारधारा, बहस और सक्रिय राजनीति की सही पहचान मिली। ये जेएनयू की इसी इमेज को मजबूत करता है। एआईएसएफ से उनका जुड़ना, जैसा सारांश में है, वो उनकी राजनीतिक दिशा का एक साफ संकेत है। एआईएसएफ काफी पुराना छात्र संगठन है, पारंपरिक रूप से सीपीआई से जुड़ा रहा है। तो ये जुड़ाव उन्हें सीधे सीधे लेफ्ट की छात्र राजनीति में रखता है। हाँ। और फिर जेएनयूएसयू अध्यक्ष बनना, वो भी जेएनयू जैसे कॉम्पिटिटिव माहौल में, ये दिखाता है कि वो वहां लीडरशिप रोल तक पहुंचे। ये उनके राजनीतिक सफर का एक बहुत अहम पड़ाव है, जैसे सारांश जरूर हाईलाइट करता होगा। और फिर आता है वो मोड़ जिसने शायद उनकी जिंदगी को बिल्कुल बदल दिया। फरवरी 2016 का जेएनयू विवाद। सारांश बताता है कि यूनिवर्सिटी कैंपस में एक कार्यक्रम हुआ, उसमें कुछ कथित तौर पर आपत्तिजनक नारे लगे। हाँ, वो अफजल गुरु वाला इवेंट जी, और उसको लेकर तो पूरे देश में हंगामा हो गया। उन पर देशद्रोह, मतलब सेडिशन का चार्ज लगा। बहुत गंभीर आरोप है ये। हाँ, मतलब सरकार या देश के खिलाफ विद्रोह भड़काने की कोशिश का आरोप, और उन्हें गिरफ्तार करके तिहाड़ जेल भेज दिया गया। सारांश इस बात पर जोर देता है कि इस एक घटना ने उन्हें रातों रात, मतलब नेशनल लेवल पर चर्चा में ला दिया। इस घटना को सारांश किस तरह से पेश करता हुआ लगता है? ये उनके जीवन की सबसे, कह सकते हैं, निर्णायक घटनाओं में से एक है, और सारांश शायद इसे इसी तरह दिखाता होगा। देशद्रोह जैसा संगीन इल्जाम, वो भी एक छात्र नेता पर, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो हो सकता है सारांश इस घटना को उनके राजनीतिक उभार के लिए एक कैटलिस्ट या उत्प्रेरक की तरह दिखाता हो। एक ऐसी घटना जिसने उन्हें सिर्फ जेएनयू की पॉलिटिक्स से निकालकर सीधे नेशनल स्टेज पर ला खड़ा किया, भले ही वो पहचान विवादों से घिरी रही हो। यहां यह देखना इंटरेस्टिंग होगा कि सारांश इसे फ्रेम कैसे करता है। क्या इसे फ्रीडम ऑफ स्पीच पर हमले की तरह दिखाया गया है, या नेशनलिज्म की बहस का हिस्सा माना है, या फिर एक छात्र नेता के राजनीतिक उत्पीड़न का उदाहरण?
जिस तरह से सारांश इसे बयान करेगा उससे किताब के मूल तर्क का अंदाजा लगेगा। लेकिन ये साफ है कि सारांश इससे उनकी जिंदगी का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट मानता है। हाँ बिल्कुल, ये वाकई एक बहुत बड़ा मोड़ था। अच्छा, इसके बाद सारांश उनके तिहाड़ जेल में बिताए समय का जिक्र करता है। कहा गया है कि किताब में इस अनुभव को काफी मानवीय और भावनात्मक तरीके से बताया गया है। जेल में उन्होंने आत्ममंथन किया, डर भी महसूस किया, लेकिन साथ ही उम्मीद और एक तरह की दृढ़ता भी पाई। ये जो जेल अनुभव का वर्णन है, क्या ये सिर्फ एक पर्सनल कहानी है या इसका कोई बड़ा राजनीतिक नैरेटिव बनाने का मकसद भी हो सकता है, जैसा सारांश इशारा कर रहा है? देखिए, जेल अनुभव का वर्णन आत्मकथाओं में अक्सर एक खास मकसद रखता है। वो सिर्फ घटनाओं का लेखा जोखा नहीं होता। जब सारांश कहता है कि इसे मानवीय और भावनात्मक ढंग से प्रस्तुत किया गया है और आत्ममंथन, डर, उम्मीद, दृढ़ता जैसे शब्द इस्तेमाल करता है, तो ये इशारा है कि लेखक शायद पाठक को अपने अंदरूनी संघर्ष और ग्रोथ से कनेक्ट करना चाहता है। ये एक तरीका हो सकता है सहानुभूति पाने का, या ये दिखाने का कि कैसे मुश्किल हालात ने उनके राजनीतिक इरादे को और मजबूत किया। अच्छा, डर का जिक्र उन्हें इंसान दिखाता है ना? और दृढ़ता उनके हीरोइज्म को उभारती है। तो ये वर्णन उनकी इमेज को सिर्फ एक विवादास्पद छात्र नेता से आगे ले जाकर एक ऐसे व्यक्ति के रूप में बनाने की कोशिश हो सकती है जिसने कठिन व्यक्तिगत परीक्षाएं झेली और उनसे और मजबूत होकर निकला। सारांश के ये शब्द बताते हैं कि किताब शायद बाहरी संघर्ष के साथ साथ अंदर की यात्रा पर भी फोकस करती है। ये काफी दिलचस्प विश्लेषण है कि कैसे पर्सनल एक्सपीरियंस को एक बड़ी कहानी कहने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अब आते हैं उनकी विचारधारा और राजनीतिक विचारों पर, जैसा कि सारांश में है। सारांश कहता है कि किताब में उन्होंने सेक्युलरिज्म यानी धर्मनिरपेक्षता पर जोर दिया है। मतलब राज्य और धर्म का अलगाव, सभी धर्मों का समान सम्मान, इस सिद्धांत पर, साथ ही समानता, शिक्षा का अधिकार, युवाओं की भूमिका, इन पर भी अपने विचार रखे हैं। और वो लोकतंत्र में असहमति मतलब डिसेंट और क्रिटिसिज्म की अहमियत को रेखांकित करते हैं। सारांश ये भी बताता है कि किताब हिंदुत्व बनाम राष्ट्रवाद, लेफ्ट बनाम राइट, इन जैसी जो आजकल की बहसें हैं उन पर भी उनका नजरिया पेश करती है। इन सब बातों को अगर एक साथ रखें तो सारांश उनके पॉलिटिकल व्यू की कैसी तस्वीर बनाता है? अगर हम सारांश में बताएं, इन सारे पॉइंट्स को जोड़ें, सेक्युलरिज्म, इक्वालिटी, एजुकेशन, यूथ राइट्स, डिसेंट का महत्व, तो ये एक ऐसी राजनीतिक दृष्टि की ओर इशारा करता है जो भारतीय संविधान के जो मूल मूल्य हैं उन पर आधारित लगती है। लेकिन शायद उसकी व्याख्या एक वामपंथी या प्रोग्रेसिव नजरिए से की गई है। जी, हिंदुत्व बनाम राष्ट्रवाद और लेफ्ट बनाम राइट, इन बहसों का जिक्र ये बताता है कि किताब सीधे सीधे आज के भारत के जो सबसे ज्वलंत राजनीतिक और वैचारिक मुद्दे हैं उनमें उतरती है। सारांश के अनुसार ऐसा लगता है कि किताब इन बहसों में एक स्पष्ट पक्ष लेती है। शायद जो मौजूदा सत्ताधारी विचारधारा है उसकी आलोचना करती हो और एक अलग, ज्यादा समावेशी, ज्यादा समतामूलक राजनीति का प्रस्ताव रखती हो। यहां ये याद रखना बहुत जरूरी है कि हम सिर्फ सारांश के आधार पर ये कह रहे हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा काम इन विचारों का विश्लेषण करना है, उनका मूल्यांकन या समर्थन करना नहीं। सही बात है। पर सारांश ये संकेत देता है कि किताब सिर्फ एक व्यक्तिगत कहानी नहीं है, बल्कि उसे एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरह भी पढ़ा जा सकता है। बिल्कुल, ये तटस्थता बनाए रखना जरूरी है। अच्छा, अब हम सारांश के आखिरी हिस्से पर आते हैं, उसके निष्कर्ष पर। सारांश का निष्कर्ष क्या कहता है? वो ये कहता है कि फ्रॉम बिहार टू तिहाड़ सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, बल्कि ये उस समकालीन भारत का आईना है जहां गरीबी, सामाजिक संघर्ष, शिक्षा की जद्दोजहद और राजनीति, ये सब आपस में गहरे जुड़े हुए हैं। और सारांश के मुताबिक ये किताब खासकर युवाओं को सोचने, सवाल उठाने और बदलाव के लिए एक्टिव होने की प्रेरणा दे सकती है। इस निष्कर्ष का क्या मतलब है? ये निष्कर्ष बहुत अहम है क्योंकि ये किताब के उद्देश्य को साफ करता है, जैसा कि सारांश उसे समझता है। ये कहता है कि लेखक अपनी पर्सनल कहानी को एक बड़े सोशल और पॉलिटिकल कैनवस पर रखकर दिखाना चाहता है। ये बताने की कोशिश है कि कन्हैया कुमार की कहानी भले ही अनोखी हो, पर वो उन लाखों युवाओं की कहानी से मिलती जुलती है जो वैसी ही पृष्ठभूमि से आते हैं और बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। और ये जो लाइन है, युवाओं को सोचने, सवाल उठाने और बदलाव लाने की प्रेरणा देना, ये निष्कर्ष बताता है कि किताब का लक्ष्य सिर्फ अतीत बताना नहीं है, बल्कि भविष्य के लिए एक एजेंडा भी सेट करना है। ये पर्सनल एक्सपीरियंस को
कलेक्टिव कॉन्शियसनेस और पॉलिटिकल एक्शन से जोड़ने का एक साफ प्रयास है, जैसा अक्सर राजनीतिक आत्मकथाओं में होता है। ये बताता है कि सारांश के अनुसार किताब खुद को एक पॉलिटिकल इंटरवेंशन के रूप में देखती है। तो आज हमने कन्हैया कुमार की आत्मकथा फ्रॉम बिहार टू तिहाड़ के उपलब्ध सारांश के जरिए उनकी यात्रा के मुख्य पड़ावों और विचारों को समझने की कोशिश की। हमने देखा कि सारांश कैसे उनके बिहार के गांवों के संघर्षों से लेकर जेएनयू में उनके राजनीतिक उदय, फिर 2016 का विवाद, देशद्रोह का आरोप, तिहाड़ का अनुभव और उनकी जो धर्मनिरपेक्ष वामपंथी विचारधारा है उसे पेश करता है। हाँ, ये सारांश एक व्यक्ति की कहानी को भारत की जो व्यापक सामाजिक राजनीतिक मुद्दे हैं, गरीबी, शिक्षा, राष्ट्रवाद, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, उनसे जोड़ने की कोशिश दिखाता है। ये सब सुनने के बाद एक सोचने लायक सवाल मन में आता है, जिस पे शायद सुनने वाले भी सोचना चाहें। जब व्यक्तिगत जीवन के संघर्ष, जैसा इस सारांश में बताया गया है, वो सार्वजनिक राजनीतिक पहचान और विचारधारा में बदलते हैं, तो ये पूरी प्रक्रिया समाज में राजनीतिक चेतना कैसे बनती है और उसके अलग अलग रूप क्या होते हैं, इसके बारे में हमें क्या सिखाती है। खासतौर पर ऐसी व्यक्तिगत कहानियां जब राष्ट्रीय मंच पर आती हैं, तो वो किस तरह से पॉलिटिकल डिस्कोर्स को शेप देती हैं, और क्या वे हमेशा उसी तरह समझी जाती हैं जिस तरह बताने वाला चाहता है। ये एक विचारणीय प्रश्न है।